गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। प्रबंध के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रिंसिपल्स को अपनी रिसर्च के आधार पर एक्सप्लेन किया है। हेनरी फ्योल एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे फ्रांस के। उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अपनी बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 14 इसके प्रिंसिपल्स उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने उनका वर्णन किया है। एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स, उन्होंने सिद्धांत और तत्व के दोनों के मध्य डिफरेंस एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने क्लियर किया है कि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो फंडामेंटली यानी कि आधारभूत रूप से सत्य हैं और वे कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, जबकि जो मैनेजमेंट के तत्व हैं वे इसके फंक्शंस की ओर इशारा करते हैं। वाइल प्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को प्रस्तुत करते हुए फ्योल ने 2 चीज़ों को दिमाग में रखा है। पहले तो मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं उनकी सूची इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए और वो सजेस्टिव होनी चाहिए और केवल वही सिद्धांत एक्सप्लेन किए जाने चाहिए जो ज़्यादातर सिचुएशन में लागू हों, और दूसरे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लचीले होने चाहिए और ज़्यादा कठोर नहीं होने चाहिए, ताकि चेंजेस को जब भी आवश्यकता हो किया जा सके। और ये 14 सिद्धांत फ्योल द्वारा जो दिए गए हैं ये निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 डिवीज़न ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन। द प्रिंसिपल ऑफ फ्योल, ये जो फ्योल का ये जो सिद्धांत है हमें बताता है कि जहाँ तक संभव हो सारे कार्य को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक भाग उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार उसे दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि सारा कार्य एक ही व्यक्ति को दिया जाए। जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी काम को बार बार करता है तो वो उसे करने में एक्सपर्ट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कार्य को करने में, और परिणाम स्वरूप जो विशेषज्ञता का लाभ है वो हमेशा उपलब्ध होगा। फॉर एग्जांपल, एक फर्नीचर बनाने वाले को एक 100 लेक्चर स्टैंड बनाने का ऑर्डर प्राप्त होता है और उसके पास 5 कर्मचारी हैं ये कार्य करने के लिए। इसको करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, प्रत्येक वर्कर को 20 लेक्चर स्टैंड कंप्लीट करने के लिए कहा जाए कि आप 20-20 बनाओ, 5 को कह दिया जाए। और दूसरा मेथड ये है कि विभिन्न पार्ट्स ऑफ जो लेक्चर स्टैंड है, जैसे उसकी लेग्स हैं, टॉप बोर्ड, सेंटर स्पॉट, असेंबलिंग और पॉलिशिंग, ये इसके 5 प्रोसेस में से होकर के ये गुजरता है। तो 5 अलग अलग वर्कर्स को इस प्रकार से दे दिया जाए कि एक व्यक्ति एक ही काम करे सभी 100 लेक्चर स्टैंड का। जैसे एक व्यक्ति टांगे उसकी बनाए, एक उसका टॉप बोर्ड इत्यादि ये बनाते चले जाएं। इसलिए यहाँ जो फ्योल्स ने ये इंडिकेशन दिया है कि जो सेकंड वे है काम करने का वो क्या है, सही है, और जो पहले वाला है वो सही नहीं है। जो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई होता है उन वर्कर पर अप्लाई नहीं होता, वर्कर पर ही अप्लाई नहीं होता, अपितु वो मैनेजर्स पर भी समान रूप से अप्लाई होता है। उदाहरण के लिए, अगर मैनेजर को एक कार्य या एक्टिविटी लंबे समय तक करनी हो तो वो निश्चित रूप से उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ज़्यादा और बेनिफिशियल जो डिसीजन है कम समय में लिए जा सकते हैं। दिस इज कंटिन्यूइंग पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव इफेक्ट। और डिवीजन ऑफ वर्क के जो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे
कि इसमें एक विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जैसे क्वालिटी ऑफ वर्क इससे बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, उत्पादन की स्पीड बढ़ जाती है और वेस्टेज डिक्रीज हो जाती है, रिसोर्सेज का जो व्यर्थ में जाना वो कम हो जाता है और इससे वर्कर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और इसको अगर वायलेट करते हैं, इसको नहीं मानते, तो इसके क्या परिणाम होते हैं, वो अबव मेंशन जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं और स्पेशलाइजेशन के वो उपलब्ध नहीं होंगे। और दूसरा जो वर्कर की जो एफिशिएंसी है, उनकी कुशलता है, वो भी कम। नंबर सेकेंड, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार और उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलने चाहिए। इसका अर्थ है कि जब एक विशेष व्यक्ति को कोई एक कार्य दिया जाता है और उसे इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो ये केवल तभी पॉसिबल होता है कि जब उसे पर्याप्त मात्रा में अधिकार दिए जाएं उस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए। इट इज़ नॉट प्रॉपर, यह उचित नहीं होगा कि एक व्यक्ति को ऐसे किसी कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए जिसकी उसे अथॉरिटी न दी गई हो। इन द वर्ड्स ऑफ फेयोल, फेयोल के शब्दों में, जो अथॉरिटी का जो परिणाम है वही उत्तरदायित्व है और यह अथॉरिटी का प्राकृतिक रिजल्ट है, परिणाम है। और आवश्यक रूप से अथॉरिटी का ये दूसरा पहलू है और जब कभी भी अथॉरिटी यूज़ की जाती है तो उत्तरदायित्व ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है, अपने आप स्वतः वो पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द CEO ऑफ ए कंपनी का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सेल्स टारगेट को अपने डबल किया है सेल्स मैनेजर के आने वाले साल के लिए। इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसे अथॉरिटी दी जानी चाहिए नेसेसरी सेल्स रैप को एडवर्टाइजिंग वगैरह करने के लिए या सेल्स रैप को लगाने के लिए, अपॉइंट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग आवश्यकता के अनुसार करने के लिए इत्यादि उसे अलाउ की जानी चाहिए। इन केस दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, अगर ये उसे अलाउ न की जाए तो सेल्स मैनेजर को टारगेट प्राप्त करने के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया नहीं जा सकता। नॉट गिविंग लेस अथॉरिटी, कम अधिकार देना या ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा अधिकार देना, दोनों ही अवांछनीय है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? नंबर 1 इसका क्या होगा? टारगेट को प्राप्त करने में सहायक होगा ये। दूसरा, एम्प्लॉइज़ का आत्मविश्वास इससे बढ़ता है। और वायलेट करते हैं तो अथॉरिटी का अगर उसमें ज़्यादा अथॉरिटी उसमें दी जाती है तो गलत उसका अनुचित उपयोग होगा। और दूसरा, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग द टारगेट इन केस लेस अथॉरिटी, अगर कम अथॉरिटी दी जाती है तो टारगेट को प्राप्त करने में कठिनाई होगी और हम किसी सबॉर्डिनेट की जवाबदेहीता भी फिक्स नहीं कर सकते अगर जो डिजायर्ड रिजल्ट हैं उनको ऑब्टेन नहीं किया गया या वे प्राप्त नहीं किए जा सके। और उसके बाद एम्प्लॉइज़ का कॉन्फिडेंस भी इससे कम होता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन किसी भी कार्य को सक्सेसफुली करने के लिए अति आवश्यक है। फ्योल डिसिप्लिन को समझते हैं कि इसमें आज्ञाकारी होना, अधिकारों का सम्मान करना और जो रूल एस्टेब्लिश किए गए हैं उनका पालन करना इत्यादि। और डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया जा सकता है सभी लेवल्स पर अच्छा पर्यवेक्षण दे करके, अपने नियमों को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करके और एक रिवार्ड और पनिशमेंट का सिस्टम इम्प्लीमेंट करके ये किया जा सकता है। एक प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है केवल अपने आप को डिसिप्लिन करके, अनुशासित करके। फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉई अपना कार्य पूरी कैपेसिटी में करने का जो प्रॉमिस है
वो तोड़ता है तो ये क्या होगा, अवज्ञा होगी या आज्ञा का पालन नहीं होगा। सिमिलरली एक सेल्स मैनेजर के पास अथॉरिटी होती है कि वो उधार भेज सकता है, बट इन केस अगर वो अलाउ करता है इस फैसिलिटी को जनरल कस्टमर की बजाय ओनली टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड, अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों या मित्रों को, तो ये इसमें रिस्पेक्ट टू हिज अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी को इग्नोर करना माना जाएगा, उसका अवज्ञा मानी जाएगी, उसकी लापरवाही मानी जाएगी। नॉट बोथ दीज एग्जाम्पल, दोनों ये एग्जाम्पल एक मैसेज देते हैं इनडिसिप्लिन का, अनुशासनहीनता का, जो कि अवांछनीय स्थिति है। तो इस डिसिप्लिन के प्रिंसिपल को माने जाने के पॉजिटिव इफेक्ट होंगे कि एक जो अनुशासित ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी रेपुटेशन होती है लोगों में, और दूसरा एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और मैनेजमेंट और लेबर के अच्छे रिलेशन होंगे। अगर वायलेट किया जाएगा, इसकी अनुपालना नहीं की जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन कम हो जाएगी, गिर जाएगी, और एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी भी कम होगी और इसमें अस्त व्यस्तता बढ़ेगी। और तीसरा, एक एटमॉस्फेयर शक और संदेह का उजागर होगा या पैदा हो जाएगा, बन जाएगा, और एम्प्लॉइज़ के आत्मविश्वास में भी कमी आती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। पॉइंट नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक इंडिविजुअल को केवल एक ही सुपीरियर के द्वारा एक समय में ऑर्डर प्राप्त होना चाहिए और एम्प्लॉय उसी सुपीरियर के प्रति उसे जवाबदेह होना चाहिए। अगर बहुत सारे सुपरवाइज़र या सुपीरियर्स लोग ऑर्डर देते हैं सेम एम्प्लॉय को, तो वो ये डिसाइड करने के योग्य नहीं होगा कि किसके ऑर्डर को वो प्रायोरिटी या प्राथमिकता दे। तो इसलिए वो अपने आप को कंफ्यूज महसूस करता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सबॉर्डिनेट्स की कुशलता के ऊपर विपरीत असर पड़ता है, और दूसरी तरफ जब बहुत सारे सुपीरियर होंगे तो प्रत्येक सुपीरियर ये चाहेगा कि उसके आदेश को, उसके ऑर्डर को प्राथमिकता दी जाए, और ये जो ईगो की समस्या है उससे क्लैश या झगड़े या संघर्ष की संभावना क्रिएट हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उनकी अपनी कुशलता भी प्रभावित हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ये निम्नलिखित डायग्राम से दर्शाया गया है आपके सामने। दीज आर 2 डायग्राम्स, राइट अप्रोच एंड रॉन्ग अप्रोच। तो इन द फर्स्ट डायग्राम देखिए, S1, S2, S3 ये 3 सबॉर्डिनेट्स हैं और उन तीनों का एक M1 मैनेजर है। तो S1 M1 से ऑर्डर प्राप्त करता है, इसी तरह S2 M1 से और S3 M1 से ऑर्डर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए ये राइट अप्रोच है। और द सेकंड डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो तीनों सबॉर्डिनेट जो S1, S2, S3 है, वो सभी जो 2 मैनेजर्स हैं M1 और M2 उनसे ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। जैसे M1 से और M2 से S1 दोनों ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार S2 है M1 M2 से ऑर्डर प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार S3 M1 और M2 से ऑर्डर प्राप्त कर रहा है। तो सेम पोजीशन है इन सब में। तो इस केस में वो ये समझने में अयोग्य हो जाता है कि किसके ऑर्डर को वो प्राथमिकता दे। तो दोनों ही जो मैनेजर्स हैं उनको क्या है, वो ये चाहेंगे कि उनके ऑर्डर को प्राथमिकता दी जाए, इसलिए ये आपस में उन दोनों मैनेजर्स के बीच में हार्ड बर्निंग होगी। और इसलिए यहाँ जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल उसको वायलेट किया जाता है, इसलिए ये रॉन्ग अप्रोच है। तो हम बात कर रहे थे इस सेकंड अप्रोच की, ये इसमें गलत दर्शाई गई है। तो इसी प्रकार इसके अगर हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज सिचुएशन
फॉर द सबॉर्डिनेट। तो क्या होगा, सबॉर्डिनेट के लिए कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। दूसरा, सबॉर्डिनेट की कुशलता बढ़ जाएगी। तीसरा, सुपीरियर की कुशलता भी बढ़ जाएगी। चौथा, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाता है और एक सौहार्द का वातावरण बन जाता है। और अगर इसे वायलेट करते हैं तो इससे सबॉर्डिनेट में कन्फ्यूजन की स्थिति आती है। दूसरा, एफिशिएंसी सबॉर्डिनेट्स की घट जाती है। और तीसरा, सुपीरियर्स की एफिशिएंसी भी घट जाती है। और चौथा, जो सुपीरियर्स की ईगो इंजर होने से संघर्ष हो जाते हैं और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो भी उच्च किस्म के हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का अर्थ है कि एक ही हेड होना चाहिए और जहाँ एक ग्रुप एक्टिविटी का एक ही प्लान हो और उनका एक ही उद्देश्य हो। यानी कि एक ही उद्देश्य वाली जितनी भी एक्टिविटी है जिनका एक प्लान है, उन सब का एक ही हेड होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन। किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए जिनका कि एक ही उद्देश्य होता है और उनका एक ही मैनेजर या प्रबंधक होना चाहिए जो उन्हें नियंत्रण करे, उनका नियंत्रण करे। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, नेमली स्कूटर और कार्स। इसलिए इसके 2 विभाग होते हैं, 2 डिवीज़न होते हैं एज ईच प्रोडक्ट, क्योंकि प्रत्येक प्रोडक्ट का अपना बाज़ार या मार्केट होती है और प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए प्रत्येक डिवीज़न के पास अपना टारगेट होना आवश्यक है। नाउ प्रत्येक डिवीज़न को अपना जो टारगेट है वो प्लान करना होता है एनवायरनमेंट की कंडीशन के अनुसार, ताकि अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए जा सकें। और ये ज़रूरी है कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो मीनिंग है उसके अंतर को हम जान लें। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि केवल एक मैनेजर एक समय में कमांड देने वाला होना चाहिए एक एम्प्लाई को, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि केवल एक मैनेजर होना चाहिए जो सभी एक्टिविटीज़ को, एक उद्देश्य वाली सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे। तो इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? एडवांटेज मिलेगा स्पेशलाइजेशन का और मैनेजर क्योंकि एक ही प्रकार की एक्टिविटी से जुड़ा रहता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन की कुशलता बढ़ती है। तीसरा, उद्देश्य प्राप्त करने में आसानी होती है। चौथे, इससे एक्टिविटी की एकात्मकता होने से कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है। अगर वायलेट करते हैं तो इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? इससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनाइजेशन की कुशलता डिक्रीज या कम हो जाती है और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मुश्किल कठिनाई होती है। और यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़ की एब्सेंस में कोऑर्डिनेशन को भी अचीव करना डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस की। इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस, नंबर 1, मीनिंग। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक एम्प्लाई को केवल एक मैनेजर से एक समय में आदेश प्राप्त करने चाहिए और उसे उसी मैनेजर के लिए ही उत्तरदायी होना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस प्रिंसिपल के अनुसार सभी एक्टिविटी जिनका कि एक समान उद्देश्य है उन्हें एक ही व्यक्ति के सुपरविजन में उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए और एक ही प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ऐसी सभी एक्टिविटीज़ के लिए। दूसरा, इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस, एम। इससे क्या होगा? अधीनता, जो दोहरी अधीनता है उससे बचा जा सकता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में इससे विभिन्न एक्टिविटीज़ का ओवरलैपिंग यानी दोहरीकरण या एक के बाद दूसरा होना, इससे बचा जा सकता है। आधा छोड़ के दूसरा शुरू कर देना, इस तरह इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं।
और तीसरा इम्प्लीकेशन, इट इफ़ेक्ट्स, ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को प्रभावित करता है और ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है।